हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बच्चों को अधिकतर इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि न्यूक्लिक एसिड कैसे पढ़ें। क्योंकि ये केमिस्ट्री का ही पोर्शन है, बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ते हैं और बायो का तो इंपॉर्टेंट पोर्शन है ही है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से न्यूक्लिक एसिड को समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, किस तरीके से बना होता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली जो आज हम चैप्टर बात पढ़ रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपको ऑलरेडी स्लाइड में दिख रहा है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि जनरली अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई भी कॉस्ट नहीं देना, ना साइन अप करने का झंझट कुछ भी नहीं है। सिंपल जाइए, विजिट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और हम इसकी हमारे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बात है न्यूक्लिक एसिड की। अगर हम बात करें तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी सेलेक्ट द पेन। तो बात है ये 1868 की। कब की बात है? 1868। शायद उस समय में तो कोई भी हम में से और ना तो आप में से जो पढ़ रहा है कोई भी पैदा नहीं हुआ था। तो सिर्फ ये बात कब की है? 1868 की है बच्चों। तो 1868 में क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फेडरिक मिशर। इनका नाम क्या था? फेडरिक मिशर। फेडरिक मिशर ने फर्स्ट सेल्स के अंदर कुछ अजीब ढंग के मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया और इन मॉलिक्यूल को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया इन्होंने? न्यूक्लिन नाम दिया, जो बाद में अल्टमान ने इसका नाम चेंज करके कन्वर्ट कर दिया इसको न्यूक्लिक एसिड में। तो 1868 में फेडरिक मिशन ने फर्स्ट सेल के अंदर न्यूक्लियन डिस्कवर किया। तो ये न्यूक्लियन एक्चुअली में था क्या, क्यों सिग्निफिकेंट, क्यों, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जनरेशन से अगर मान लेते हैं कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी पेरेंट से कोई भी कैरेक्टर क्या है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, जिसको आप हेरिडिटी बोलते हैं। तो हेरिडिटी में हम क्या पढ़ रहे थे कि जेनेटिक कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। लेकिन जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या कुछ एक सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या हम बोल सकते हैं सिंपल कुछ मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं, साथ के साथ जेनेटिक कैरेक्टर को प्रिजर्व रखते हैं। सपोज करो मेरे अंदर जो भी कैरेक्टर्स अभी प्रिजर्व्ड हैं वो सब के सब कहाँ प्रिजर्व्ड है? न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रिजर्व्ड है। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक कैरेक्टर को प्रिजर्व रखता है, साथ के साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? मॉलिक्यूल्स that preserve and transmit genetic कैरेक्टर्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो कि आपके जेनेटिक कैरेक्टर को प्रिजर्व रखता है, साथ के साथ ट्रांसमिट भी करता है, ऐसे को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जनरली क्या है, न्यूक्लिक एसिड बना किससे होता है ये हम जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, कि न्यूक्लिक एसिड बनते कैसे हैं। तो जनरली एक कॉमन डेफिनेशन है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो पॉलीमर्स होते हैं। दे आर द पॉलीमर्स। पहले मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? पॉलीमर्स होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। तो अब हमें ये भी नहीं पता कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या है, दोनों ही चीज समझनी है। तो जनरली अगर हम बात करें पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जब बहुत छोटी छोटी चीजें मिलके एक बड़े से ब्लॉक का फॉर्मेशन करता है, एक बड़े से चेन का फॉर्मेशन कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या है? जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। और बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी क्या है? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो तीन चीजों से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो तीन चीजों से मिलकर बनता है। इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर, यानी
न्यूक्लियोटाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या है, पेंटोज शुगर होगा। उसके बाद पेंटोज शुगर के बाद आता है आपका नाइट्रोजिनस बेस, फिर आएगा आपका नाइट्रोजिनस बेस, और नाइट्रोजिनस बेस के बाद आपका क्या आता है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप यानी अगर न्यूक्लिक एसिड बनाना है तो हमें पहले न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे तब तक न्यूक्लिक एसिड हम नहीं बना सकते। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली का क्या मतलब होता है, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए बनाने के लिए सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा, और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तीन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से एक है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। यानी जब ये तीनों चीजें आपस में मिलेंगी तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और ऐसे ही जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिला के क्या बना देंगे, आपके न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। ठीक है, तो मैं स्लाइड चेंज करता हूं और वन बाय वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को डिस्कस करता हूं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1868 में फ्रेडरिक मिसर ने पस सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। ये मॉलिक्यूल क्या था, जेनेटिक कैरेक्टर को प्रिजर्व और उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता था। ठीक है, बाद में अल्टमान ने इस न्यूक्लिन को नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जो कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बनते हैं। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल अब आपका आता है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस की। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस आपके दो टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं हम पायरामिडीन। ठीक है, पहला नाइट्रोजिनस बेस होगा पायरामिडीन और दूसरा नाइट्रोजिनस बेस होता है आपका प्यूरिन्स। ठीक है, पायरामिडीन क्या है, पायरामिडीन एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, पायरामिडीन क्या है आपका, एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर दो नाइट्रोजन होते हैं और चार कार्बन होते हैं। यानी जो पायरामिडीन रिंग है वो दो नाइट्रोजन और चार कार्बन से मिलके बनता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जैसे कि अभी हम देख रहे हो एक सिंगल रिंग है, तीनों हमने सिंगल रिंग ही दिख रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, दो नाइट्रोजन, देखो एक दो, दो नाइट्रोजन होगा। अब आप कहोगे सर एक नाइट्रोजन यहां पर भी है, तो ये नाइट्रोजन क्या है, आपके रिंग के बाहर है। ठीक है, रिंग के अंदर नहीं है। रिंग के अंदर क्या होंगे, सिर्फ दो नाइट्रोजन। जैसे कि रिंग के अंदर ये है तो ये दो नाइट्रोजन हो गए और चार कार्बन, देखो एक दो तीन एंड चार। तो ये क्या हो गया, पायरामिडीन क्या है, एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो नाइट्रोजन और चार कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें पायरामिडीन्स के टाइप के, तो पायरामिडीन आपका होता है, एक होता है साइटोसिन, एक होगा थायमिन और एक होता है यूरेसिल। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डीएनए बना रहे होते हैं, ये चीज आपको यहां रखना है, याद रखना है, जब हम डीएनए बना रहे होते हैं तो पायरामिडीन में दो पार्ट यूज किए जाते हैं, यानी तीनों पायरामिडीन डीएनए बनाते समय यूज नहीं किए जाते। अगर हम बात करें डीएनए, डीएनए बनाते समय हमारा पहला यूज होता है साइटोसिन, पहला हम यूज करते हैं साइटोसिन और फिर थायमिन। ये दो चीजें यूज होती हैं हमें कब, जब हम डीएनए बनाते हैं। जनरली डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है, मतलब कि जो ये आरएनए में प्रेजेंट होगा यूरेसिल, डीएनए में यूरेसिल नहीं प्रेजेंट होता। वही अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में कौन कौन सा पायरामिडीन प्रेजेंट होता है, एक तो होगा साइटोसिन, ये तो रहना ही रहना है। ठीक है, साइटोसिन और थायमिन की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, जब हम अभी डीएनए जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये यूज होगा। तो पायरामिडीन हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का होता है, एक होता है पायरामिडीन और एक होता है प्यूरिन। पायरामिडीन क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर हम दो नाइट्रोजन और चार कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जो कि पायरामिडीन के अंदर आपका साइटोसिन आ जाता है, थायमिन आ जाता है और यूरेसिल आ जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करें किसकी, प्यूरिन्स की, तो प्यूरिन्स क्या होते हैं, अगर मुझे प्यूरिन्स डिफाइन करना हो तो प्यूरिन्स क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम से आपको देख के पता चल रहा है ये एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और इस डबल रिंग में क्या क्या आता है, एक तो इसमें ऐड होता है पायरामिडीन रिंग। ठीक है, एक तो पायरामिडीन होगा ही होगा, एक तो पायरामिडीन रिंग होता है और जो दूसरा रिंग है उसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। दूसरे रिंग को बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। तो दो रिंग इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक होगा पायरामिडीन रिंग और एक इमिडाजोल रिंग।
तो पायरामिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग मिलके आपस में क्या करते हैं, प्यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो रिंग है इसको बोलेंगे पायरामिडीन रिंग, ये हो गया आपका पायरामिडीन रिंग। और ये वाला जो रिंग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, ये आपका इमिडाजोल रिंग है, ठीक है। तो पायरामिडीन रिंग में मैंने अभी आपको बताया कि पायरामिडीन रिंग में क्या होता है, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन प्रेजेंट होता है पायरामिडीन रिंग के अंदर। और वही अगर मैं इमिडाजोल रिंग की बात करूं तो इमिडाजोल रिंग में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो इसके अंदर 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ये कीवर्ड्स हैं। तो अगर ये पायरामिडीन रिंग में तो काउंट किया था 1 2, 2 नाइट्रोजन है और क्या 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन आ जाएंगे। वही अगर इमिडाजोल रिंग की बात करें तो इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, 1 और 2, और टोटल 3 कार्बन होने चाहिए, 1 2 और ये 3। तो प्यूरिन्स में क्या है, पायरामिडिन और इमिडाजोल रिंग के बन के मिलने से, यानी 2 रिंग के मिलने से प्यूरिन्स का फॉर्मेशन होता है। प्यूरिन्स 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स के टाइप हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पेंटोज शुगर की। तो अगर हम बात करें पेंटोज शुगर की, ये आपका क्या है, पेंटोज शुगर है। तो नाम से पता चल रहा है पेंटोज शुगर का क्या मतलब होता है, ऐसा शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये जो रिंग आप देखते हैं इस रिंग को बोलते हैं फ्यूरिनोज रिंग, ठीक है। ये 5 कार्बन की फ्यूरिनोज रिंग है। तो यहाँ पर क्या है, 2 टाइप के शुगर आपको मिलेंगे। एक होता है आपका राइबोज शुगर और एक होता है आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर। 2 चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। ये जो राइबोज शुगर है, नाम से पता चल रहा है कि राइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होता है। राइबोज शुगर आपका प्रेजेंट होता है आरएनए में, ठीक है। जब आरएनए हम बनाएंगे तो जब वहां पे शुगर की रिक्वायरमेंट होगी तो कौन सा शुगर लेंगे, राइबोज शुगर लेंगे। और जब हम डीएनए बना रहे होते हैं उस समय जब हमें शुगर की रिक्वायरमेंट होगी वो शुगर हमारा क्या होगा, आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इस बात पे नाम में। जनरली अगर डीएनए का कोई आपसे नाम से पूछता है तो आप बोलते हैं उसको डीऑक्सी, यहां पे आप बोल देते हो राइबोज, बट वहां पे राइबोज नहीं होता, यहां पे होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ना कि राइबोज। राइबोज इसके अंदर शुगर होता है, शुगर का नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज। सेम एज आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, ना कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड नहीं, राइबोज यहाँ पे ये क्या होगा, राइबोज शुगर होता है और इसका नाम में सिर्फ क्या आएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं कि डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेकंड कार्बन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर में एक एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट है जो कि आपके राइबोज शुगर पे प्रेजेंट है, ये एडिशनल ओएच ग्रुप इस राइबोज शुगर को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है और इसी वजह से ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो जेनेटिक कैरेक्टर को अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना होता है उस कंडीशन में हम आरएनए का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जेनेटिक कैरेक्टर को स्टोर करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उस केस में हम डीएनए यूज करते हैं, क्योंकि डीएनए क्या होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये एडिशनल ओएच ग्रुप जो सेकंड पोजीशन पे है ये इसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। रिएक्टिव बनाने की वजह से ये क्या है, ये बहुत जल्दी रिएक्टिव है, आसानी से रिएक्ट हो जाता है। जरा सा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कुछ भी चेंज कर देते हैं, यूवी रेज आएगा, तुरंत राइबोन मतलब जो आरएनए है, आरएनए अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। और इवन हो सकता है कि जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। लेकिन वही अगर हम बात करें डीएनए क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपने समझ लिया पेंटोज शुगर। तो आरएनए के केस में राइबोज शुगर होगा और डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। ये जो पेंटोज शुगर है ये फ्यूरिनोज रिंग बनाता है, फ्यूरिनोज रिंग बनाता है, ठीक है। ये फ्यूरिनोज रिंग 5 कार्बन की रिंग, अगर वही 6 कार्बन की रिंग अगर होती है, जैसे कि हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करते हैं, तो वहां पे जो रिंग आती है उस रिंग को बोलते हैं पायरिनोज रिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर हमें एक टर्म और थर्ड चीज डिस्कस कर लेनी थी। थर्ड क्या होता है, पहला हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, और जो थर्ड हमें जो डिस्कस करना है वो होता है हमारा फॉस्फेट, ठीक है। तो फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट जनरली क्या होगा,
इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। ये आपका फॉस्फेट कहलाता है, ठीक है। तो अब तीनों चीजें आपस में मिलेंगी, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और आपका क्या, फॉस्फेट। ये जब तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तब जाके क्या बनता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल का या सिंपल एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तब किसका फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों, डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दो, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको एक टर्म और बता देता हूं कि जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब ये सिर्फ दो ही मिलते हैं, यानी अभी इसके अंदर फॉस्फेट नहीं मिला हुआ है, जब सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूं, जैसे हम आरएनए के लिए बात करते हैं तो आरएनए में पेंटोज शुगर क्या होता है बच्चों, राइबोज होता है। साथ के साथ नाइट्रोजनस बेस हम कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं मान लो एडेनिन ले रहा हूं, ठीक है, तो एडेनिन ले लिया तो अब ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो अगर एडेनिन राइबोज शुगर के साथ मिल जाएगा तो उसको बोल देंगे एडिनोसिन। ये आप याद रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एडिनोसिन, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आपको याद रखना है, जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ मिल जाता है, न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ मिलता है, तो न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ मिलेगा तो ये क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो जैसे न्यूक्लियोसाइड हमने एडिनोसिन ले लिया, ये हमने ले लिया एडिनोसिन, ठीक है। एडिनोसिन अगर आप किसके साथ मिल जाएगा, फॉस्फेट के साथ, एडिनोसिन को हमने फॉस्फेट के साथ मिला दिया। तो जब एडिनोसिन फॉस्फेट के साथ मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा, एडिनाइलिक एसिड। ये क्या बना देगा, एडिनाइलिक एसिड, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एएमपी भी बोलते हैं। एएमपी का मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आपने पढ़ा ना एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट होता है, अगर एक फॉस्फेट होगा तो उसे बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो आप इस तरीके से, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा ये आपको याद रखना है। पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ मिल जाएगा तो ये बना देगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए पेंटोज शुगर, ठीक है, दूसरा होना चाहिए नाइट्रोजनस बेस और तीसरा होना चाहिए आपका फॉस्फेट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। तो ये जो पेंटोज शुगर है उसका जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, अगर नाइट्रोजनस बेस हमने प्यूरिन्स ले रखा है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हमने प्यूरिन ले रखा है। प्यूरिन कुछ भी हो सकता है, एडिनोसिन हो सकता है या ग्वानोसिन हो, सॉरी एडेनिन हो सकता है या ग्वानिन हो सकता है। प्यूरिन हमारे पास या तो एडेनिन हो सकता है या ग्वानिन हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेंटोज शुगर के साथ जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन ऐड हो रहा है, लाइक एडेनिन या ग्वानिन में दोनों में से कोई एक ऐड हो रहा है, तो प्यूरिन्स के केस में पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन 9th नाइट्रोजन के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। ये जो लिंकेज बनता है यहां पे बनेगा 19N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या बनेगा, 19N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस मेरे पास प्यूरिन है तो प्यूरिन के 9th कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पे 9th कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन 9th कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और वही अगर हम बात करें फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट क्या है, 5th कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। फॉस्फेट के साथ ये 5th कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, ठीक है। आपको ये बॉन्ड के नाम इंपॉर्टेंटली याद रखने, ये बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और अगर फॉस्फेट और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। लेकिन वही अगर सपोज करो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास प्यूरिन ना होकर पायरिमिडीन हो जाए, ये कैसा है हमारे पास, ये पायरिमिडीन है, ठीक है।
अगर पायरिमिडिन बॉन्ड बनाता है तो पायरिमिडिन कैसे बॉन्ड बनाएगा? पायरिमिडिन जनरली क्या है, फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे थर्ड वाले के साथ बनाता है, ये 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा कि पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन और पायरिमिडिन का थर्ड नाइट्रोजन ये आपस में एन ग्लाइकोसिडिक बनाते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 1 3 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इधर बनेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और यहां पर अगर हम ये बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा फिफ्थ कार्बन, ये तो फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट बनता ही बनता है, कौन सा है, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये हमने देखा कि यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपस में से ग्लाइकोसिडिक से नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर जुड़ता है और एस्टर बॉन्ड से, सॉरी यहाँ पे एस्टर बॉन्ड से फॉस्फेट एंड कार्बन ऐड होता है। तो इससे अब हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया, लेकिन अब हमें क्या बनाना है, न्यूक्लिक एसिड पूरा बनाना है। तो यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होंगे, पॉलीमर्स बनाएंगे, तब जाके किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लिक एसिड का। तो आप देखते हैं ये कैसे ऐड होता है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहां पर ये क्या है, ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये फॉस्फेट है। सेम एज ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये फॉस्फेट है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में एक बॉन्ड से अटैच होते हैं। इस बॉन्ड को अगर हम बात करें तो यहाँ पे थर्ड कार्बन से अटैच होता है और ये तो फिफ्थ पे है ही फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जो अटैच होते हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइड के अटैच होने वाले जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से क्या होता है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं, यानी दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो अब क्या है, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते जाएंगे तो एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब हमें मेनली बात किसके बारे में करना है, डीएनए के बारे में करना है। तो डीएनए के अगर बारे में बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे ले लेता हूं डीएनए। तो अगर मैं अभी इसका हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके। तो अगर जो डीएनए होता है आपका, डीएनए की अगर बात करें तो पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, तो अगर हम बात करें पेंटोज शुगर की, अगर बात करें पेंटोज शुगर की, तो इसके अंदर पेंटोज शुगर कौन सा होगा, डीऑक्सी राइबोज। यहां पे क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये आप याद रखेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो जनरली यहाँ पे राइबो नहीं बोलेंगे, मैं कलर चेंज करता हूं एक, यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज है। यहाँ पे ये डिफरेंस देख लें, यहाँ पे राइबो है, यहाँ पर ये राइबोज है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सा होगा, अगर हम बात करते हैं पहले प्यूरिन्स की, दो टाइप के होते हैं हमारे पास नाइट्रोजनस, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन। तो प्यूरिन्स में बात करें तो प्यूरिन्स में आपके दोनों ही मिलेंगे, एडेनिन और दूसरा ग्वानिन, ये दोनों ही प्रेजेंट होगा। और पायरिमिडिन की बात करें तो पायरिमिडिन यहां पे प्रेजेंट होगा साइटोसिन। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा प्रेजेंट होगा वो होगा, यहां पे थाइमिन नहीं होता, सॉरी यहाँ पे यूरेसिल नहीं होता, यहाँ पे होगा आपका थाइमिन। यहाँ पे आपका आएगा थाइमिन। यहाँ पे डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है। ठीक है, यूरेसिल हम नोट के तौर पे लिख सकते हैं, नोट के तौर पे क्या लिख सकते हैं, यूरेसिल इज एब्सेंट इन डीएनए, यूरेसिल इज एब्सेंट, ये याद रखेंगे, एब्सेंट इन डीएनए। डीएनए में यूरेसिल आपका एब्सेंट होता है। ठीक है, और थर्ड क्या होगा आपका, प्रेजेंट होगा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो यानी ये तीनों चीज जब आपस में मिल जाते हैं तो डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं।
जो डीएनए है, डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। डीएनए क्या है, फर्स्ट पॉइंट अगर हमें समझना होगा तो इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि यहां पर दो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से। ये दो, ये आपने बहुत जगह देखा होगा ये डायग्राम। तो ये क्या है, डबल हेलिक्स है, इसे बोलते हैं डबल हेलिक्स, यानी इसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड, सो डबल हेलिक्स आर, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, it is complementary, it is complementary and anti-parallel, it is complementary and anti-parallel to each other, ठीक है। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो एडेनिन है, या सिंपली बात करें जो प्यूरिन है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्यूरिन जो है वो पायरामिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। प्यूरिन पायरामिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ये जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमने कैसा बनाया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। उसके बाद ये एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज करो डीएनए का एक एंड जैसे मान लेते हैं ये 5 एंड है, ये 3 एंड है। तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, ये 5 है तो इसका एंटी पैरेलल कितना हो जाएगा, 3 है। 3 का एंटी पैरेलल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे 5-3 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री साथ के साथ एंटी पैरेलल होते हैं, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी इसके बारे में जो डिटेल है डीएनए के बारे में वो हम बात करेंगे, हम वो जो बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें मेरे से, और मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ क्वेश्चंस बनाने के लिए। अभी हम यहाँ पे बोर्ड काफ़ी पास आ चुके हैं, डेट शीट आ चुकी है, तो अभी हम डील करेंगे 12th की बायोलॉजी को, थोड़ा सा प्रायोरिटी दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो टॉपिक बनाएंगे वो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बनाएंगे, फिर लैक ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।